हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, ये कौन से हैं, और थोड़ा इनका क्रिटिकल एनालिसिस भी हम करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिका के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हैं, यानी पहली अमेंडमेंट से लेकर आखिरी 10 अमेंडमेंट तक, ये 10 शुरू की जो अमेंडमेंट्स हैं यही एक्चुअली बिल ऑफ राइट्स हैं और इन्हीं को ही फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। देखें, किसी भी माशरे के कामयाबी के लिए और किसी भी आप अगर चाहते हैं कि एक कंट्री सक्सेसफुल रहे तो उसके लिए लोगों को आपको उसके फंडामेंटल राइट्स देने होंगे और ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये ना हो तो ज़ाहिर बात है, तो लोगों को जब राइट्स नहीं मिलेंगे, उनको फ्रीडम नहीं मिलेगी, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो फिर वो ज़ाहिर बात है वो मुल्क तो नहीं चल सकेगा, वहाँ पे सिविल वॉर चलेगी और वो मुल्क के अंदर किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहाल नहीं रहेगी। सो किसी भी मुल्क को आप चाहते हैं कि वो कामयाब हो तो उसके लिए वहाँ पे जो लोग हैं, उसकी जो आवाम है, उनके फंडामेंटल राइट्स उनको देने चाहिए। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि ऐसे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए प्रोटेक्ट किए जाते हैं, हम उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। देखें, जैसे भारत है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे गए। अब ये जो राइट्स हैं ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोटेक्ट करता है, यानी ऐसे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, जो आपके कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको जो प्रोवाइड करता है, हम उसको ही बोलते हैं कि यार ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 जो आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं ये सारे राइट्स हैं और इन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब जब भी फंडामेंटल राइट की बात आती है तो आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि ये वो राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए दिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोटेक्ट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसके अलावा कुछ और राइट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स जो है ना वो अब एक ओवरऑल दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है उसने कुछ राइट्स मेंशन किए हैं 30 के लगभग, जो पूरी दुनिया के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक कंट्री के अलग अलग हैं, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन 80 to 90% सेम है हर जगह हर दुनिया पे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीली होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर, सब कंट्रीज़ के ऊपर इक्वली अब एप्लीकेबल हैं, यानी अप्लाई होते हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के ज़रिए दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर वो राइट्स लिखे गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि फ़ंडामेंटल राइट्स, अगर आपका कोई फ़ंडामेंटल राइट है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, और वो आपको नहीं मिल रहा, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, उसकी वायलेशन हो रही है, तो फिर आप अदालत जा सकते हैं। हाँ जी, आप अदालत जा सकते हैं। पाकिस्तान में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जी ये मेरा जो फंडामेंटल राइट है ये मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो आप पिटीशन या रिट फाइल कर सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स की अहमियत क्यों ज़रूरी है? देखें, एक इंसान, कोई भी शख्स जो होता है ना, उसके लिए उसको फ्रीडम ज़रूरी होनी चाहिए। यानी अगर उसको फ्रीडम नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से न घूम सकता है, न किसी से बात कर सकता है, न मिल सकता है, न अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकता है, तो अगर ये उसको इस तरह की फ्रीडम ना हो तो वो फिर ज़ाहिर बात है कि वो माशरा कभी भी कामयाब नहीं होगा। वो तो फिर एक इंसानी माशरा तो नहीं होगा, ये तो फिर ऐसे होगा कि जंगल का कानून है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर उसकी जो रेस्पेक्ट है उसकी भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, उसकी डिग्निटी की भी ज़रूरी है, और उसके साथ में उसको प्रोटेक्ट किया जाए कि उसके ऊपर कोई ज़्यादती ना हो, उसके खिलाफ कोई जुल्म ना हो। अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको फेयर ट्रायल मिले। यानी अगर ये चीज़ आप उसको नहीं देंगे किसी भी इंसान को, ये जो उसकी फितरत और उसकी नेचर के ख़िलाफ़ है, तो ज़ाहिर बात है आप एक्चुअली ना उस इंसान को कंट्रोल करेंगे तो फिर उससे चीज़ें बिगड़ेंगी, ख़राब होंगी, और वो जो माशरा है वो कभी भी फिर तरक्की नहीं करेगा। लोग तभी तरक्की करते हैं, माशरा तभी तरक्की करता है, तभी खुशहाल होता है, लोग तभी कामयाब होते हैं, तभी पैसे कमाते हैं, तभी खुशियाँ आती हैं जब उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। इसीलिए फ़ंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब आप देखें दुनिया में जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर फ़ंडामेंटल राइट्स स्ट्रॉन्ग हैं, लोगों को दिए जाते हैं, वो कंट्रीज़ इस वक्त कामयाब हैं और वो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स के इस हवाले से बड़ी अहमियत है।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या जिक्र है जी। जो जैसे मैंने पहले बताया, जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो पहली 10 अमेंडमेंट है ना, उनको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। वो प्लस में 14th अमेंडमेंट, ये दो मिल के ना फंडामेंटल राइट्स कहलाती हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जी अमेरिका के मुझे फंडामेंटल राइट्स बताएं, तो आप उनको कहेंगे जी पहली वाली जो 10 अमेंडमेंट है उन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिनको आमतौर पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। ये बताते हैं कि किस तरह एक हुकूमत लोगों को प्रोटेक्ट करती है, किस तरह आप जो है ना हुकूमत लोगों को फ्रीडम देती है, उनको राइट्स देती है, और कितना जो है ना वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो बताती है। और साथ में फिर इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि फेडरल हुकूमत और अवाम और स्टेट्स के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर लगभग 50 रियासतें हैं, तो उनके बीच में इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेंगी। और शुरू वाले 10 अमेंडमेंट के अंदर, जिनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, जिनको आम तौर पे आसान अल्फाजों में हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये जो शुरू की 10 अमेंडमेंट हैं इनको देखेंगे भी, समझेंगे भी, और उनका थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले है पहली अमेंडमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन, असेंबली। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली अमेंडमेंट है वो कहती है कि भाईजान लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच की, प्रेस की यानी मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, जो मतलब अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से वो रिपोर्टिंग करें, मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए, और असेंबली की, असेंबली का मतलब है किसी भी जगह वो जमा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, किसी भी जगह गैदरिंग कर सकते हैं। अब ये एक पहला जो फंडामेंटल राइट है वो ये है। लेकिन अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है कि यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, ये बड़ी इसके ऊपर हमेशा बात होती है, क्योंकि लोग ना फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हुए हेट स्पीच करना शुरू कर देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी के मज़हब के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना, किसी के जो ना जनाब कल्चर के ऊपर बात करते हैं, किसी के जनाब लोग रेसिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी चीज़ है, आपको आज़ादी है, आप जो बोलें, जो जैसा बोलें, लेकिन उस मेक श्योर करें कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी और का जो ना सेंटिमेंट्स तो मुतासर नहीं हो रही, किसी और को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। अब ये बड़ी डिबेट कर होती है, अब ये डिबेट अभी भी चल रही है वहाँ पे कि यार फ्री स्पीच और हेट स्पीच में कोई फ़र्क होना चाहिए। लोग जनाब फ्री स्पीच को इस्तेमाल करते हुए हेट स्पीच करते हैं। ठीक है, अब कब पता चलेगा कि ये आपने फ्री स्पीच की है, कब पता चलेगा जी ये आपकी फ्री स्पीच नहीं थी। और बाज़ों का तो हुकूमत भी बड़ा कंट्रोल करती है, आपको पता है, अगर आपने हुकूमत पे तनकीद कर ली तो हुकूमत आपको दबाएगी, आपको डांटेगी, आपको पकड़ के ले जाएगी। तो फिर वो लोग कहेंगे कि हुकूमत कहेगी कि जी ये आपने एक्चुअली ना हुकूमत की खिलाफ वर्जी की है और हुकूमत पे जो है ना वो गलत काम किया है, लेकिन लोग कहेंगे नहीं जी ये तो हमारी फ्री स्पीच है। तो यानी ये इस पर हमेशा डिबेट रहती है, और बल्कि हर माहौल, हर माशरे के अंदर, हर कंट्री के अंदर रहती है कि आपके पास फ्रीडम भी है, लेकिन आप मखसूस लोगों पे जब बात करते हैं तो आपको उठा लिया जाता है, आपको कैद किया जाता है, आपके ऊपर सख्ती की जाती है। ठीक है, तो ये जो फ्री स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। यानी मेरे लिए जो फ्री स्पीच है, क्या शायद क्या पता कि वो जो है ना दूसरे के लिए फ्री स्पीच ना हो, उसके लिए हेट स्पीच हो, उसके लिए ये टॉर्चर हो। ठीक है, सो पहली अमेंडमेंट है फंडामेंटल राइट्स की, जो जिसको बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन और असेंबली। ठीक है, तो इसके ऊपर आज भी जनाब ना बात चलती है। अब देखें आजकल डिजिटल एज है, आजकल फेसबुक और AI का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, तो आप फेसबुक पे कोई भी कमेंट कर देते हैं, कोई ट्वीट कर लेते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं। अब मतलब यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, लोग पता नहीं इतना मतलब अनाप शनाप भी बोलते हैं। और दूसरा ये लोगों हर एक के पास मोबाइल है, तो हर कोई अपनी मर्ज़ी से बात भी करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं फ्री स्पीच का गलत भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है ना लोग जहाँ उनको तकलीफ़ होती है, जहाँ पे वो बात नहीं कर पाते, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बात करते हैं। जब हुकूमत उनके खिलाफ कोई ऐसा काम करती है, उनके राइट्स नहीं देती, उनको प्रोटेक्ट नहीं करती। सो कहने का मतलब है कि ये जो फ्री स्पीच, जो फ्रीडम होती है ना फ्री स्पीच की, अपना प्रेस की, रिलीजन की, असेंबली की, ये बड़ा यानी कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी जो अमेंडमेंट थी वो है राइट टू बियर आर्म्स। यानी अमेरिका का जो आइन है ना, उसकी जो दूसरी जो अमेंडमेंट है वो ये कहती है कि हर एक को राइट है कि वो अपने पास यानी हथियार रख सकता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग जनाब एक फंडामेंटल राइट है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का। यार देखो, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ना यानी लोगों को आज़ादी है कि वो जनाब अपने पास गन रख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट होती है कि उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के पास गन आ चुकी है, हर एक के पास गन होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हर
रोज़ दूसरे दिन अमेरिका के स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जनाब मास शूटिंग के यानी कि वाक़यात होते हैं। लोग यानी बड़े हर एक के पास वेपन है तो बात बात पे लड़ते हैं, तो वेपन का बड़ा इस्तेमाल होता है। सो बहुत सारे लोग जो है ना मर्डर कर रहे होते हैं। अब इसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही होती है और लोग कहते हैं कि हुकूमत जनाब ना इस गन ओनरशिप को रेगुलेट करे, यानी इस मामले को रेगुलेट करे कि यार हर एक दूसरे बंदे के पास बआसानी जो है ना ईजिली गन होती है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर बड़ा यानी चर्चा चलती है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डाली गई थी तब हालात कुछ और थे। लेकिन अब एक आपको पता है कि सिविलाइज नेशन है, अब हर एक यानी कि एक अलग तरीके याफ्ता मुल्क हो चुके हैं। अब तो उस तरह लड़ाइयाँ नहीं चलती स्टेट्स के बीच में। तो यानी कि ये जो गन का जो है ना फंडामेंटल राइट्स के सबके पास गन होनी चाहिए, किसी के पास सब एक को यानी आज़ादी दी जाइए कि आप इजीली गन अपने पास रख सकते हैं, तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस है। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम क्वार्टरिंग ऑफ ट्रूप्स। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो तीसरी अमेंडमेंट है ना फंडामेंटल राइट्स के हवाले से अमेरिका में, वो ये है कि पहले ये होता था कि जो सिपाही होते थे ना वो किसी के घर में घुस जाते थे। यानी अगर आपके घर में सिपाही आ गए तो फिर ये आपका राइट है कि आप उनको प्रोटेक्ट करें, उनको खाना पीना दें। ये अक्सर जब ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया था अमेरिका के ऊपर, ये लॉ था कि ब्रिटिश जो सिपाही हैं ना जंग के दौरान वो किसी के घर भी घुस जाते और यानी कि प्रोटेक्शन ले लेते, छुप के बैठ जाते। लेकिन उसके बाद जनाब थर्ड अमेंडमेंट के अंदर हुकूमत को मना कर दिया कि भाई आज के बाद आप किसी भी होम ओनर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो सिपाहियों को अपने घर में छुपाए, ये जगह दे, ये ज़रूर यानी कि ये सही चीज़ नहीं है। अब जो इसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस करें तो यार ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़ है और लेकिन अब ये किसी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन इस अमेंडमेंट का मकसद यही है कि लोगों की प्राइवेसी है यार, अपनी हर एक की मर्ज़ी है। अगर वो सिपाहियों को इजाज़त नहीं था अपने घर के अंदर तो ना दे, आप क्यों ज़बरदस्ती। हुकूमत पहले ना ज़बरदस्ती कर देती थी, सिपाही किसी भी घर में घुस के बैठ जाते थे, कहते जी वो हमें ख़तरा है, हम छुपना चाहते हैं, हमने छुपने की जगह देनी चाहिए, यानी रिक्वेस्ट नहीं मांगते थे, हमें घुस जाते थे। लेकिन अब इसको ज़रा रेगुलेट किया गया है। लेकिन अब ये एक पुरानी भी चीज़ हो चुकी है और मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर इतनी बात नहीं रहती। लेकिन अब अच्छी बात है कि लोगों की प्राइवेसी को यानी कि जो है ना नज़र में रखा जाता है। यानी सबका राइट है यार, वो अपने घर में किसको आने दें किसी को ना आने दें, ये उनका राइट है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है चौथी अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर। अच्छा जी, ये एक है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है लोगों को कि लोगों के घरों की जो है ना हुकूमत जनाब बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वारंट के उनकी तलाशी नहीं ले सकती। ठीक है, अब ये जो रीज़नेबल है ना इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि रीज़नेबल सिर्फ वजूहात के ऊपर ही ना वो वारंट यानी कि घर सर्च कर सकती है हुकूमत किसी भी बंदे का, अगर उसको कोई डाउट है कि यार ये बंदा दहशतगर्द है या इसके पास कोई वेपन है। लेकिन यार इसका भी बड़ा गलत इस्तेमाल होता रहता है। बहुत बाज़-औक़ात पॉलिटिकल लोग जो है ना उनकी तलाशी ली जाती है इस जो है ना कानून के तहत, तो इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और रीज़न्स बताने चाहिए कि भाई एक मखसूस आप रीज़न बता देने कि ये रीज़न्स हैं, अगर ये चीज़ें होंगी तो हम यानी कि जो है ना घर की तलाशी लेंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। इसके अलावा पांचवा जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स इन क्रिमिनल केसेस, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि यार इवन के जो लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको भी अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है। यानी आप क्रिमिनल हैं, ठीक है, आपके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाए, आपको बगैर पूछे आपको सज़ा दी जाए, आपको अपील का राइट ना दिया जाए, आपके ऊपर डबल जेपर्डी का काम यानी कि एक ही जुर्म में 2 मरतबा आपको सज़ा दी जाए, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाए, ये गलत चीज़ है। इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है और अक्सर पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान और यानी कि केस के दौरान इस तरह की बड़ी गलती करती है कि जो बेचारा मुल्ज़िम होता है तो उसको भी उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। इवन के ये याद रखा करें, जो कन्विक्ट होता है, जो मुल्ज़िम से मुजरिम बन जाता है, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। यानी अगर आपने उसको सज़ा देनी है तो बिल्कुल दुरुस्त सज़ा देनी है, सही जुर्म के अंदर देनी है, ये ना कि किसी और जुर्म में सज़ा दे दें, ठीक है, जो उसने किया ही ना हो। सो ये भी एक बड़ा अहम यानी कि एक जो है ना फंडामेंटल राइट है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके ऊपर भी अच्छी खासी डिबेट चलती है। अच्छा जी, उसके बाद है राइट टू फेयर ट्रायल, ये 6th अमेंडमेंट है। यानी हर एक को राइट होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई भी जो केस चल रहा है वो उसको भरपूर मौका दिया जाए अपना केस फाइट करने का, उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन रखने की ज़रूरत है, ये यानी कि राइट है, यानी वो वकील रख सकता है, ठीक है जी। और विटनेसेस उसके केस में प्रोवाइड करो, यानी कि जो एक फेयर ट्रायल का जो पूरा तरीक़ेकार है, आप एक बंदे के ऊपर केस फाइल कर रहे हैं तो अब उसको
अपना केस लड़ने की भरपूर आज़ादी देनी चाहिए। उसको वकील करने की भी इजाज़त हो, वो अपनी तरफ से अगर कोई विटनेसेस और एविडेंस प्रोवाइड करना चाहता है तो वो भी उसको देने चाहिए, ठीक है। और ये एक बुनियादी असूल है नेचुरल जस्टिस का, ये आप ख़त्म नहीं कर सकते। उसके बाद है राइट इन सिविल केसेस, 7th अमेंडमेंट ये भी है कि सिविल केसेस के अंदर भी आपको राइट होना चाहिए ज्यूरी ट्रायल का, ठीक है जी। जो ज्यूरीज का काम है सिविल केसेस के अंदर वो उनका करना चाहिए। ज्यूरी जो है ना, या जज या ज्यूरी, वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो बड़ा एक ना अच्छे तरीके से यानी कि उसका ट्रायल करे, उसमें किसी किस्म का झोल नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेसिव बेल, फाइन्स, क्रूअल एंड अनयूअल पनिशमेंट। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जनाब है, ये भी आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपको जनाब गैर ज़रूरी फ़ाइन्स और सज़ाएं और पनिशमेंट से रोकता है। जिसको देखें, जिसने जो जुर्म किया है उसको उतनी ही सज़ा देनी चाहिए। उसको बार बार सज़ा देना एक ही जुर्म के अंदर और बड़ी सख्त सज़ा देना, और खुसूसन ये जो डेथ पेनल्टी होती है, कैपिटल पनिशमेंट होती है यानी फांसी वगैरह, इसके ख़िलाफ़ तो आपको पता है कि यूरोपियन लॉ कवानीन और अमेरिका के कवानीन बड़ी सख्त हैं, तो वो भी बड़ा इसके ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि यार ये नहीं होनी चाहिए, सख्त सज़ा नहीं देनी चाहिए, बड़ी इनह्यूमन होती हैं, इससे माशरा बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जनाब 9th अमेंडमेंट है, राइट्स रिटेन्ड बाय द पीपल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9th अमेंडमेंट ये कहती है कि भाईजान कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स लिखे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं लिखे हुए, तो इनका ये मतलब नहीं है कि वो लोगों को राइट्स नहीं दिए गए। यानी ये 10 राइट्स तो लिखे गए हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोगों को राइट्स हैं जो आइन के अंदर नहीं लिखे हुए, अनरिटन है, लेकिन वो यानी कि डिपेंड करता है केस के ऊपर, तो ये भी देने चाहिए। इसका अक्सर जनाब अदालती फैसलों में भी जिक्र किया जाता है कि ठीक है जी, इससे राइट का कोई जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो यानी कि आपको जनाब वो राइट ही ना मिले, ठीक है ना। बस मिसाल के तौर पर आप अगर सीनियर सिटीज़न है तो आपको यानी कि आपकी इज़्ज़त होनी चाहिए। आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाए। मिसाल के तौर पर अगर इसका जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करनी या उनको प्रायोरिटी नहीं देनी किसी मामले के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी जो अमेंडमेंट है 10th अमेंडमेंट, वो ये कहती है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है अगर कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए। यानी फंडामेंट देखें ना, वैसे तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके क्या क्या काम है वो तो लिखे हुए हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखे हुए तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें स्टेट से बिलोंग करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे सेंटर में एक हुकूमत होती है और रियासतों के अंदर अलग अलग यानी कि एक हुकूमत होती है। सो जो काम फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती वो काम फिर कौन से करते हैं, वो स्टेट करती हैं, ठीक है। यानी एक से ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में एक पावर का बैलेंस रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये पावर बैलेंस रहता है कि स्टेट्स जो रियासतें हैं वहाँ पे 50 रियासतें हैं वो अपना अपना काम करती हैं और फेडरल गवर्नमेंट अपना काम करती है, वो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है या अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो उससे ये एक पावर बैलेंस रहता है और फिर उससे ये होता है कि वो मुल्क तरक्की करता है, उसमें किसी किस्म का इशू नहीं रहता। यहाँ पर देखें जैसे पाकिस्तान में है कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहती है, सूबाई जो गवर्नमेंट है, प्रोमोशनल गवर्नमेंट है, वो वीक रहती हैं। वो यानी अक्सर एक दूसरे पे एतराज़ करती हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें उतना राइट नहीं देती, हमें रेवेन्यू नहीं देती, हम ये करते हैं वो करते हैं, मतलब इस तरह का इनका आपस में यानी कि सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर झगड़ा चलता है। लेकिन अमेरिका में भी इस तरह बहुत कम नज़र आता है, वहाँ पर बड़ा एक बैलेंस है। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको आमतौर पे बिल ऑफ राइट भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है बिल ऑफ राइट के नाम से, तो आपने यही समझना है कि ये फंडामेंटल राइट्स की ही बात करता है जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जो पहली वाली जो 10 अमेंडमेंट है और साथ में 14th अमेंडमेंट भी मिला दें, उसमें भी एक्चुअली ना बराबरी का जिक्र किया गया है, रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया गया है, ठीक है जी। सो ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अक्सर डिबेट चलती रहती है। इसके जो क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम करें तो ये राइट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होती है। और जब आपके पास जब राइट्स होते हैं तो जाहिर बात है उस राइट्स के साथ आपके ऊपर एक ड्यूटी भी आयद होती है। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है तो आपके ऊपर एक ड्यूटी भी है कि आपने उस स्पीच को अपने तरीके से इस्तेमाल करना है। ये इस तरह उसका गलत इस्तेमाल ना करें कि किसी के सेंटिमेंट्स को नुकसान हो या किसी और का कोई यानी कि जो है ना जो उसके मजहबी जज्बात हैं वो मजरूं। अक्सर यही होता है कि लोग ना फ्री स्पीच के चक्कर में ना हेट स्पीच कर लेते हैं, दूसरे लोगों के जो मज़ाहब हैं, जो रिलीजन वाले हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं या उनकी तौहीन करते हैं। उनकी जो भी जो है ना होली पर्सनैलिटीज़ होते हैं
हैं, ठीक है। सो ये नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ये थे जनाब अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, और उनका जो क्रिटिकल जो एनालिसिस है वो भी मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।